Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are in chapter number 3, that is issue of share, and we are going to start with methods of public offer from page number 43 in your textbook. So let us start. In the last lecture, we have discussed pricing of share. One method of public issue is with fixed price issue method, where we know two things. And what are those two things? First is quantity of shares. First one is quantity of shares, and second one is price of that share. If these two things are known, that means you are using fixed price issue method. Next, we have checked book building method. Here, company is unable to judge its exact price. So it depends upon bidding process, and that is what book bidding method. So it gives you a price range instead of a fixed price. It gives you a price range. Last time we took an example of 200 to 240 rupees. ठीक है, तो इस पे क्या होगा? बिडिंग होगा, और क्वांटिटी एंड प्राइस, ये दो फैक्टर के ऊपर बिडिंग होगा. वी विल चेक एट व्हाट प्राइस more quantity, at what price more quantity is demanded, and accordingly we will decide a cutoff price. तो पहले हमने जो प्राइस रेंज रखा था ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में रखा था, और जब हम कट ऑफ प्राइस डिसाइड कर चुके हैं तो हम एक्चुअल प्रोस्पेक्टस मार्केट में इश्यू करेंगे सो दैट पीपल कैन सब्सक्राइब टू द शेयर. हमने इसमें यह भी देखा कि जो शेयर इश्यू प्रोसेस है उसमें शेयर या तो आप प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं. What does it mean? Premium means more than face value. More than face value. ठीक है ना? For example, face value है 10 rupees and your issue price is 15 rupees. So how much premium you are charging? You are charging 5 rupees premium. तो आप प्रीमियम पे शेयर को इश्यू कर सकते हो. सेकेंड वन इज एट पार. एट पार का मतलब क्या होता है? इक्वल टू फेस वैल्यू. 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और आपने 10 रुपीज में इश्यू कर दिया, दैट इज नोन एज एट पार. एक और मेथड होता है इश्यूड एट डिस्काउंट, बट यहां पर एक लिमिटेशन है फॉर डिस्काउंटिंग. तो यहां पर देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दिया है, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स अ कंपनी टू इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट. कंपनी एक्ट प्रोहिबिट करता है, मना करता है, रोक लगाता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू ना करे. हाउएवर इट मे बी अलाउड इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, बट कुछ केसेस में इसको अलाउ किया जा सकता है. लाइक व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू इट्स क्रेडिटर्स, व्हेन द डेट आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, है ना? तो जब शेयर क्रेडिटर को इश्यू किए जा रहे हैं या कोई पर्टिकुलर डेट है या बोरोइंग है उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है अंडर अ रिस्टोरेशन और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. तो किसी स्कीम के तहत जिसके बारे में आरबीआई या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने रूल दिया हुआ है, अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है
जहां पर शेयर को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। अदरवाइज शेयर कैन ओनली बी इशूड एट प्रीमियम or at par. Getting it, everyone? Now we will discuss methods of public offer. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ऑफर, जहां पर ऑफर ओपन होता है, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पब्लिक ऑफर। दैट मीन्स कंपनी शेयर इशू कर रही है और पब्लिक को कहा जाता है जिसे जितना शेयर परचेस करना है उतने शेयर्स के लिए आप क्या करें, अप्लाई करें, सब्सक्राइब करें, एंड अकॉर्डिंगली कंपनी विल गिव द शेयर। तो इसमें दो मेथड आ गए, एक होता है आईपीओ एंड सेकंड वन इज एफपीओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए शेयर ऑफर कर रहा है, इसके पहले उसने कभी शेयर इशू नहीं किया था, फर्स्ट टाइम वो पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये कैसे होता है और ये कैसे एफपीओ से अलग है, ये हम लर्न करेंगे। So initial public offer refers to the process of offering share of a company to the public for the first time. तो होता क्या है, सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर प्रमोटर उसके माइंड में आइडिया आता है, क्या आइडिया आया कि वो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। क्या स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी। ये आइडिया वो कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। he can share this particular idea with some of his friends कि वो क्या स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी। फॉर एग्जांपल इसको कोई इंजीनियर मिल गया, केमिकल इंजीनियर, और उसने सोचा हम क्यों ना सोप इंडस्ट्री बनाए या एक सोप कंपनी बनाए। जैसे टाइड की कंपनी आपने सुनी होगी, ठीक है ना। तो टाइड करके हम क्यों ना कोई कंपनी बनाए। अब क्या होता है, इसके जो फ्रेंड्स होंगे, जो भी फ्रेंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ही इज हैविंग 5 फ्रेंड्स, और सबके साथ मिलकर उसने क्या की, कंपनी स्टार्ट की। तो कंपनी को जब स्टार्ट किया ना, बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट किया, मे बी उसने उस समय पर 15 लाख और 20 लाख रुपीज लगाया होगा और ये कंपनी स्टार्ट की। बट ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना ऑल ओवर इंडिया जाना चाहिए, एंड वी रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, सम अराउंड वी रिक्वायर 100 करोड़ रुपीज। कितना चाहिए, 100 करोड़ रुपीज। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर हम मार्केट में 10 करोड़ शेयर्स इशू करें, क्या इशू करें, 10 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच, है ना। 10 करोड़ शेयर अगर मार्केट में इशू करें और हर एक शेयर का प्राइस कितना हो, 10 रुपए हो, तो हमारे पास 100 करोड़ रुपीज आ सकते हैं, बराबर है। तो इसी को फोकस करके ये शेयर
इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? शेयर। और एक शेयर का प्राइस क्या रखते हैं? 10 रुपीज। ठीक है। अब ये कंपनी ने ये ऑफर फर्स्ट टाइम, क्योंकि कंपनी अभी न्यू है और कंपनी ने आज के पहले कभी भी मार्केट में शेयर इशू नहीं किया, तो ये कंपनी फर्स्ट टाइम ऑफर कर रही है टू द जनरल पब्लिक। ठीक है। जो भी जनरल पब्लिक है उनको प्रोस्पेक्टस के थ्रू पता चलेगा कि ये कंपनी क्या इशू कर रही है? शेयर। अगर कंपनी के आइडियाज में इनको विश्वास है, इनको लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, तो ये लोग क्या करेंगे? परचेस करेंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कोई 1000 कर सकता है, कोई 10,000 कर सकता है, कोई 50 कर सकता है, कोई 100 कर सकता है, कोई 2000 कर सकता है, डिपेंड। और अपने अपने हिसाब से ये लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर अगर कंपनी ने ये 10 करोड़ शेयर सेल कर दिए, तो कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा? 100 करोड़ रुपीस का। और इस 100 करोड़ रुपीस से वो कंपनी को रन कर सकते हैं। समझ में आया? तो इससे क्या होता है? कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, तो जिसने जितना पैसा दिया था उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट का एक पोर्शन दिया जाएगा, जिसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो ये जो कंपनी है, क्या ये किसी एक पर्सन की हो गई जैसा कि ये प्रमोटर है उसकी है क्या? आंसर इज नो। इसने तो सिर्फ कंपनी को स्टार्ट किया था। तो कंपनी है किसकी? कंपनी है शेयर होल्डर्स की। किसकी कंपनी है? शेयर होल्डर्स की। तो ये शेयर होल्डर कहां से है? हमने जो शेयर इशू किया था उन्होंने वो शेयर परचेस किए। So, a new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its share to the public। मतलब कोई नया कंपनी हो या एग्जिस्टिंग कंपनी हो लेकिन अभी तक शेयर इशू नहीं किया था, प्रमोटर्स को ही शेयर दिया हुआ था, पब्लिक को नहीं दिया था, बट फर्स्ट टाइम वो पब्लिक को ऑफर कर रहा है व्हेन इट इज इन नीड ऑफ फ्रेश फंड्स। है ना? क्यों क्यों ऑफर कर रहा है? क्योंकि उसे और पैसे चाहिए। The first time the company offers its share to the public is called as initial public offer। तो पहली बार जब कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया तो इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर आईपीओ, आईपीओ के पहले, a company is not a listed company। what do you mean by listing? listing मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाते हैं, लिस्टिंग मतलब क्या हो जाता है? रजिस्ट्रेशन। तो उसे कहते हैं लिस्टेड। ठीक है ना? तो जब तक कंपनी आईपीओ लेके नहीं आती है, मतलब उसने अभी तक पब्लिक ऑफर किया ही नहीं था, तब तक वो कंपनी क्या थी? अनलिस्टेड, नॉट लिस्टेड, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं थी। एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। और उसके शेयर प्राइवेटली किसी न किसी के पास थे, शेयर थे लेकिन प्राइवेटली, पब्लिक ऑफर में अभी तक गए नहीं थे। बट आफ्टर आईपीओ अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। बट जैसे ही वो आईपीओ कर देती है, कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड कंपनी हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट। और इसके शेयर को आप परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट से। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। ये हमने पहले देख लिया, फिक्स्ड प्राइस मेथड से आप ले सकते हैं या बुक बिल्डिंग मेथड से भी आप परचेस कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट इज एफपीओ। एफपीओ मींस फर्दर। आप पहली बार शेयर इशू कर चुके हैं और उसके बाद कभी भी फ्यूचर में शेयर इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने यहां पर 100 करोड़ रुपीस का इशू किया था। कितने का इशू किया आपने? 100 करोड़ रुपीस का इशू किया। यस। और फिर आफ्टर 20 इयर्स डाउन द लाइन, आफ्टर 20 इयर्स डाउन द लाइन,
आपको फिर से लगा कि हमें और पैसों की जरूरत है, हमें कंपनी को और बड़ा बनाना है, हमको पूरे इंडिया में ब्रांचेस ओपन करने हैं, सो वी रिक्वायर 50 करोड़ मोर। तो आपने फिर से शेयर इशू किया। तो जब आप फिर से शेयर इशू करेंगे जनरल पब्लिक के लिए, उसको क्या कहेंगे? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। चीजें वही है, पहली बार किया तो आईपीओ, और उसके बाद कभी भी किया तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जब भी आप करें उसको बोला जाएगा एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। When a company issues shares to the public after an IPO, it is called as further or follow on public offer. Thus, every issue of share by a listed company after its IPO is called FPO. तो IPO के बाद जितने भी शेयर इश्यू किए जाएंगे उसको FPO कहा जाएगा। FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. Obviously, हम FPO क्यों करेंगे? ताकि हमें और कैपिटल मिल सके। पार्ट बी, ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसे शेयर होल्डर जो ऑलरेडी हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको शेयर इशू करना। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा कि कंपनी आईपीओ करती है, एफपीओ करती है, लेकिन समझिए कि कोई कंपनी जिसने ऑलरेडी मार्केट में शेयर इशू कर दिया है, मतलब उसका आईपीओ हो चुका है। हमारे लिए एग्जांपल है आबा बाबा लिमिटेड। ठीक है, ये एक कंपनी है आबा बाबा लिमिटेड, और इसने मार्केट में से ऑलरेडी ऑलरेडी 20 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए हैं। मतलब इसका जो शेयर कैपिटल है फिलहाल कितना है? 20 करोड़। तो इसके बहुत सारे शेयर होल्डर भी होंगे जिन्होंने ये शेयर परचेस किए, यस और नो? अब ये कंपनी ने क्या किया? बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छा गई, और इसका एक शेयर जो 10 रुपए का था, आफ्टर 15 ईयर्स, हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, आफ्टर 15 ईयर्स डाउन द लाइन अब एक शेयर हो चुका है 200 रुपीस का। जो शेयर पहले कितने का था? 10 रुपीस का, नाउ इट हैज बिकम 200 रुपीस। बहुत अच्छा चला। अब कंपनी को और पैसों की जरूरत है। कंपनी सोच रही है ना, हमको और ना 50 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने हैं। कितने कलेक्ट करने हैं? 50 करोड़। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये जनरल पब्लिक को इश्यू करें और उस जनरल पब्लिक में हमारे ही शेयर होल्डर खरीदना चाहें और उनको ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ये पब्लिक को ऑफर करने से पहले, है ना, पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे, पब्लिक को ऑफर करने से पहले दे विल ऑफर इट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। किसको इश्यू करेंगे? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। उनको बोलेंगे कि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हैं और हम चाहते हैं कि पहला अधिकार इसका आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 10 रुपीज का शेयर आज 200 रुपए में गया है, तो हम मार्केट प्राइस आपसे 200 रुपए नहीं लेंगे, बट वी माइट टेक 150 रुपीज फ्रॉम यू। ये बात समझ में आई? तो कम प्राइस में हम आपको ये शेयर इशू करेंगे। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप ये शेयर परचेस कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ में। फॉर एग्जांपल हम आपको ये रेशियो में देंगे। फॉर एग्जांपल रेशियो है 2:1, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है, इफ यू हेल्ड 2 शेयर, वी विल गिव यू 1 राइट इशू। क्या देंगे हम आपको? 1 राइट इशू, मतलब 2 के बदले में 1 देंगे। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? 3। कोई बोलेगा सर मेरे पास 200 शेयर्स है पहले से, तो हम बोलेंगे कि ठीक है आप 100 और परचेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हम प्रेफरेंस दे रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। हाँ, अगर आप नहीं परचेस करते हैं तो हम क्या करेंगे? पब्लिक को ये ऑफर करेंगे। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको पहला अधिकार दिया जाता है शेयर को परचेस करने का,
उसे कहा जाता है राइट इशू। क्या कहा जाता है? राइट इशू। इसी तरीके से अगर कंपनी बोनस इशू करती है, आपको याद होगा हमने किया था रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट। विच पार्ट? रिटेन्ड अर्निंग, which is also known as plowing back of profit। क्या कहते हैं? प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट में से एक पार्ट रख लेती है। एवरी ईयर कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा रख लेती है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ सेविंग। और ये सेविंग धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेट। क्यों ये सेविंग रख रहे हैं? फ्यूचर में कभी काम आ सकता है ना, कोई इमरजेंसी आ गई, कंटिंजेंसी आ गई, ऐसे समय पर कुछ काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल एवरी ईयर कंपनी है ना 10 करोड़ रुपीस सेविंग में रख रही थी। सो आफ्टर 10 इयर्स डाउन द लाइन कंपनी के पास कितना कलेक्ट हो गया? 100 करोड़ रुपीस। अब ये तो क्या है, ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो शेयर होल्डर का अधिकार वाला प्रॉफिट था, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमारे पास कितना कलेक्ट हो गया 10 इयर्स के बाद? 100 करोड़ रुपीस। अब इस 100 करोड़ रुपीस का करे क्या? इसको हम क्यों ना कैपिटल बना ले। कैसे बना ले? तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसके बदले में हम हमारे शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको दे देंगे बोनस शेयर, मतलब शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी हमारे पास 100 करोड़ है उनके, ये उन्हीं के पैसे है ना, प्रॉफिट के ऊपर तो उनका अधिकार है। और उनको हमने पैसे नहीं दिए थे, सेव करके रखे थे। तो आज जब इतना बड़ा एक्यूमुलेशन हो गया, कोई कंटिंजेंसी नहीं आई, कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो इस बचे हुए पैसे को हम क्या बना ले, अपना अपना कैपिटल बना ले। कैपिटल कैसे बना सकते हैं? कैपिटल बनाने के लिए आपको उनको देना पड़ेगा शेयर, तो हम बोनस शेयर देते हैं, फ्री शेयर देते हैं उनको, ठीक है। तो ये दो मेथड है जहां पर हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू और बोनस इशू प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज राइट इशू? When a company wants to raise further capital, कंपनी जब फर्दर कैपिटल की इच्छा रखती है और कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है जनरल पब्लिक से, इट कैन इशू शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले बाहर वालों को ऑफर देने से अच्छा है पहले जो घर वाले बैठे हैं उनको क्यों ना दे दिया जाए, वही खरीद लेंगे इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। बट लिमिटेशन में हम एक रेशियो रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप कितना भी मन में आए उतना खरीद सकते हो, नहीं, हम एक रेशियो रखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 5:3 का, मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आप 3 शेयर और खरीद सकते हो, खरीद सकते हैं, फ्री में नहीं है, हाँ आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो ये रेशियो का लिमिटेशन है इसके अंदर, इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। यस सर। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर। कितना सिंपल है, बाहर मार्केट में देने से अच्छा है अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करना। जैसे 10th के बाद आपका एडमिशन हो रहा था ना 11th स्टैंडर्ड में, तो आप जिस स्कूल में थे और उससे अगर कोई कॉलेज एफिलिएटेड है ना, 10th के बाद ही कॉलेज भी वहीं पर होता है, तो कॉलेज क्या करता है, इन हाउस एडमिशन देता है, अपने ही बच्चों को पहला प्रेफरेंस देता है ना, कि हमारे बच्चों का एडमिशन पहले ले लेते हैं, बाहर वालों को बाद में देंगे। तो देखो अलग अलग लाइंस होती है, इन हाउस का एडमिशन का डेट अलग होता है और फिर नॉर्मल एडमिशन का डेट अलग होता है कि नहीं होता है। तो वो क्या कर रही है, उनको मालूम है कि हमारे बच्चे हमारे पास से पढ़े हैं तो इनको पहले सीट मिलना चाहिए, नहीं तो पता नहीं इनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे ही यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ओपन मार्केट में शेयर इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछते हैं, भाई आप लोगों को चाहिए क्या, तो हम देने को तैयार हैं, बराबर है। तो यहां पर हमने राइट इशू किसको किया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, किसको किया,
existing equity shareholder. Whenever a company makes further issue of share, the existing equity shareholder have preemptive rights, मतलब पहला अधिकार होता है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस, ठीक है, टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो जब भी फर्दर इश्यू होगा उसके ऊपर पहला अधिकार किसका होता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का, और इसी को हम कहते हैं राइट इश्यू। क्या कहा जाता है? राइट इश्यू। A company can make a right issue when it is making a private placement. अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा रही है तो उसे भी राइट इश्यू कहा जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सबके लिए ये ऑफर ओपन नहीं है, जिनको ये ऑफर दिया गया है उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है, हर कोई आके अप्लाई कर सकता है नहीं है। तो ऐसे प्लेसमेंट को हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। यस सर। लेट अस चेक द प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ राइट शेयर। अगर आपको राइट इश्यू करना है तो कौन से रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे? तो फर्स्ट वन इज राइट शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन द मार्केट प्राइस। तो सबसे पहली बात, किसको सेल कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। कौन से प्राइस पे सेल कर रहे हैं? प्राइस विच इज लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस, प्राइस ऐसा जो मार्केट प्राइस से कम हो। नंबर टू, कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर। तो जब आप राइट इश्यू दे रहे हैं ना, तो आपको उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। कैसे? लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू, कि हम आपको इस प्रपोर्शन में इतने शेयर ऑफर करते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ राइट इश्यू। नंबर थ्री, द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन। क्या क्या मेंशन होना चाहिए लेटर ऑफ ऑफर में? नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, कितने शेयर आप देना चाहते हो, ये मेंशन होना चाहिए। नंबर टू, पीरियड ऑफ ऑफर। ऑफर का पीरियड क्या है, मतलब टाइम एंड कब होगा सब्सक्राइब करने का। ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज। कम से कम 15 दिन का तो ऑफर देना पड़ेगा आपको, मतलब लोगों को 15 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, उससे ज्यादा का भी आप पीरियड ओपन करके नहीं रख सकते, ठीक है। कम से कम 15 डेज एंड मैक्स टू मैक्स 30 डेज। सो वी कैन राइट ओवर हियर मोर देन 15 डेज, ठीक है, बट लेस देन 30 डेज। तो ये ऑफर पीरियड है, 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए, बट 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द राइट टू रिनाउंस, दैट इज द शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव अप their share in the favor of any other person. What does it mean? इसका मतलब होता है कि जिनको ये शेयर खरीदने का अधिकार मिला है, किसको मिला है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। सपोज मिस्टर हमदर्द, ये है कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, और इनके पास ऑलरेडी 1000 शेयर था। कितना शेयर है? ऑलरेडी ही इज हैविंग 1000 शेयर। कंपनी ने बोला हम आपको राइट्स इशू ऑफर करते हैं। कौन से रेशियो में इशू करते हैं? हम आपको इशू करते हैं 10:5 के रेशियो में। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 5 शेयर का राइट मिलता है। व्हाट डज इट मीन? इनके पास 1000 शेयर हैं तो इनको 500 शेयर्स के राइट मिले, मतलब राइट का मतलब खरीदने का अधिकार। अच्छा, इसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस चल रहा है 400 रुपीज। कितना चल रहा है? 400 रुपीज। और कंपनी ये ऑफर कर रही है 300 पर शेयर पे। अच्छी बात है ना। मार्केट प्राइस कितना है? 400, और कंपनी ऑफर कर रही है 300 पर शेयर के प्राइस पे। मतलब अगर ये खरीदना चाहें तो इनको कितना पे करना पड़ेगा? इनको पे करना पड़ेगा 500 इंटू 300। तो इनको पे करना पड़ेगा
1,50,000 रुपीज। तो अगर इनकी इच्छा है ये 500 शेयर परचेस करने की, तो इनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अभी इनको और 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। समझा क्या? लेकिन इनके पास ये पैसे हैं नहीं, ठीक है ना। सो मिस्टर अकलमंद, इनको इस कंपनी के शेयर चाहिए थे और इनको मालूम है कि मैं मार्केट में खरीदने गया, बाहर से खरीदने गया तो मुझको 400 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने मिस्टर हमदर्द को अप्रोच किया, बोला देखो आपको ऑफर मिला है, मुझे मालूम है, एक काम करो ना, ये ऑफर है ना मुझे दे दो, मैं आपको ना हर शेयर के पीछे 50 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। मतलब शेयर कितने का है? 300 का। तो मैं आपको कितना दूंगा? पर शेयर के पीछे 50 दूंगा। बात समझ में आई ना? तो इन्होंने क्या किया, हमदर्द ने बोला ऐसे भी मुझको तो चाहिए नहीं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए मैं देना चाहता नहीं हूं। तो इन्होंने ये जो अपना अधिकार था वो इसको बेच दिया, कितने में? 50 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो मिस्टर अकलमंद ने क्या किया, 500 शेयर्स इंटू 50 रुपीज किसको पे कर दिया? मिस्टर हमदर्द को। दैट मीन्स 2,500 रुपीज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मिस्टर अकलमंद है ये कंपनी से क्या कर सकते हैं? 500 शेयर परचेस कर सकते हैं, कितने रुपए देकर? 300 रुपीज देकर के। 500 शेयर 300 रुपीज देकर के परचेस कर सकते हैं, मतलब 1,50,000। तो अगर ये मार्केट से परचेस करते तो इनको कितना देना पड़ता? 400 रुपीज देना पड़ता। लेकिन इन्होंने मिस्टर हमदर्द से परचेस किया तो इनको कितने में मिल गया? 350 रुपीज में मिल गया। फायदा हुआ कि नहीं? 50 रुपए का फायदा हुआ हर एक शेयर के ऊपर, है ना। अगर यही शेयर 500 रुपीज का वो 400 के रेट से परचेस करते तो उनको कितना पे करना पड़ता? 2 लाख रुपीज। जबकि यहां पर इनको कितना पे करना पड़ा? 1,50,000 प्लस 25,000, मतलब कितना हो गया? 1,75,000। तो इनके 25,000 रुपए बच गए। और यही जो चीज, मतलब क्या है, मिस्टर हमदर्द ने अपना अधिकार किसी और को दे दिया, इसे कहते हैं रिनाउंस। क्या कहते हैं? रिनाउंस। मतलब बिना शेयर परचेस किए इसका अधिकार किसी और को दे देना, सेल कर देना। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर वही रिनाउंसमेंट की बात चल रही है। द राइट टू रिनाउंस इज देयर विद द शेयर होल्डर, मतलब शेयर्स आप किसी और को सेल कर सकते हैं विदाउट परचेसिंग। पॉइंट नंबर डी, द लेटर of offer can be sent by registered post, speed post, courier और through electronic mode। तो ये जो ऑफर लेटर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो ऑफर लेटर है ये आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू उन्हें सेंड कर सकते हैं। किन्हें? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पॉइंट नंबर ई, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इशू ऑफर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर उस दिए गए समय में, पीरियड ऑफ ऑफर हमने देखा था मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, है ना, यही देखा था हमने। तो जो भी पीरियड दिया गया है उस पीरियड में अगर उस शेयर होल्डर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold share to new investor। तो ये समझ लिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं है और कंपनी ये शेयर ओपन मार्केट में दे सकती है या ऑफर कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कंपनी किसी और को ये ऑफर दे देगी ओपन मार्केट में। एफ, द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशू। यहां पर कंपनी जो भी शेयर मार्केट में इशू कर रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर,
1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रही है, तो इसका 90% एटलीस्ट सेल हो जाना चाहिए। तो कितना होता है 90,000। तो 90,000 शेयर बिक जाएगा, तभी इसे हम कहेंगे ऑब्टेन्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, कंपनी अगर ये 90,000 शेयर नहीं बेच पाई, तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, और जो भी पैसे आए हैं, फॉर एग्जांपल 80,000 शेयर बिक गए थे, ठीक है ना, 90,000 हम नहीं सेल कर पाए, 80,000 सेल कर पाए थे, तो जो 80,000 शेयर्स के पैसे हमें मिले थे, वो सारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे और कंपनी को बंद करना पड़ेगा। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट इज बोनस इशू और बोनस शेयर. As we have already understood that bonus shares are free shares issued by the company to the existing equity shareholder. तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों फ्री है? तो हमने इसके ऊपर बात की कि जो कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है, जिसे हम सेविंग कह लें या प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कह लें या रिटेन अर्निंग कह लें, तो ये जब एक ह्यूज रिजर्व या आप बोल सकते हैं ह्यूज सरप्लस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, इस ह्यूज सरप्लस को कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ये पैसा है किसका? ये रिजर्व का पैसा शेयर होल्डर का ही है, हमने बस इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था डिविडेंड के रूप में। तो हम अब इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? कैपिटल में, ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो पैसा तो हमारे पास पड़ा है, बस इसके नाम का शेयर इशू करना है। तो हम क्या करते हैं, हम शेयर इशू कर देते हैं। ये जिसका पैसा है, किसका पैसा? शेयर होल्डर का। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर प्रोवाइड करते हैं, विच इज नोन एज बोनस इशू. So bonus shares are fully paid share issued free of cost to the existing equity shareholder in proportion to their shareholding. इसमें भी proportion है, similarly वैसे ही जैसे 3:2, मतलब आपके पास अगर 3 शेयर्स हैं, तो आपको 2 शेयर फ्री मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा आपको क्या दिया जाएगा? ऑफर दिया जाएगा। क्या आप उससे ज्यादा ले सकते हैं? आंसर इज नो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 300 शेयर हैं, तो इस रेशियो के हिसाब से उसको कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा 200 फ्री शेयर और मिलेगा। क्या उससे ज्यादा ले सकता है? नहीं, उससे ज्यादा वो डिमांड नहीं कर सकता, ये लिमिटेड है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन आपको दिया है, उसी प्रोपोर्शन में आपको शेयर मिलेंगे। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली साउंड होने का मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है ना, ब्यूटीफुल अर्निंग दे आर मेकिंग, इशू बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व। तो जो उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ था, प्रॉफिट पड़ा हुआ था फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, उसको वो क्या करते हैं? बोनस शेयर के रूप में इश्यू करते हैं। हेंस एज द प्रॉफिट और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, ठीक है। तो जब इसको कैपिटलाइज किया जाता है, उससे आप कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इसके क्या प्रोविजंस हैं? तो जैसा कि हमने राइट इश्यू के प्रोविजन देखे, उसी तरीके से बोनस शेयर के क्या प्रोविजंस हैं। प्रोविजन नंबर 1, अ कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अब रिजर्व के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। जब भी कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है, तो उसके भी टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, बिल्डिंग फंड, कंटिजेंसीज रिजर्व, अदर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो ये सबके टाइप्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से हम ये वाले रिजर्व की बात करें, बिल्डिंग फंड,
तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया है? बिल्डिंग के लिए, कि बिल्डिंग का कभी भी रिपेयरिंग होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसमें ये फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या इस पैसे का इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता है? आंसर इज नो। कंटिजेंसी रिजर्व, कभी इमरजेंसी आई, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कंपनी के पास पैसों की कमी है और उस समय में इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बोनस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर इज नो। कैपिटल रिजर्व, जस्ट लाइक हमको किसी डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है ना, रीपेमेंट का टाइम आ जाता है ना मैच्योरिटी डेट पे, सो डिबेंचर को हमको रिडीम करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है? कैपिटल रिजर्व मेंटेन किया है। तो क्या इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो कौन से पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसा अमाउंट जो क्या है, फ्री रखा हुआ है, जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, ऐसे रिजर्व का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बोनस शेयर देने के लिए। नंबर 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमने कई बार देखा कि हम जो शेयर हैं वो प्रीमियम पे चार्ज कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, और इसके पहले जब हमने आईपीओ किया था, क्या किया था? आईपीओ, तो हमने उस समय पर इश्यू प्राइस जो रखना था वो रखा था 50 रुपीज। अब 10 रुपए वाला शेयर आप 50 रुपीज में सेल कर रहे हो, है ना, तो मतलब इसके ऊपर आप 40 रुपीज क्या कलेक्ट कर रहे हो? प्रीमियम। अब ये जो 40 रुपीज प्रीमियम है, इसके लिए आप एक अलग रिजर्व क्रिएट करते हो जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बोनस देने के लिए? यस, यहां पर वही कहा गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम यूज कर सकते हैं बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यस, इस बार उन्होंने अलाउ कर दिया कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है बोनस शेयर देने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं security premium account is an account in which the premium amount collected when the shares are sold at a premium is kept, and capital redemption reserve account is an account in which the company transfer part of its profit to be used for specific purpose, for example issue of bonus share। अगर वो specific purpose issue of bonus share है तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट बी, a company cannot issue bonus share only out of reserves created for revaluation of asset। अगर कोई पर्टिकुलर रिजर्व क्रिएट किया गया है रिवैल्यूएशन के लिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? हमारे किसी असेट का प्राइस बढ़ने वाला है, फॉर एग्जांपल हमने लैंड परचेस किया था, ठीक है ना, एक जमीन परचेस की थी जिसका कॉस्ट था 10 लाख रुपीस, और आपको मालूम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंड का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है ना। आफ्टर 10 इयर्स डाउन द लाइन इसका प्राइस 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख हो गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके रिवैल्यूएशन के लिए रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व है। तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बोनस इश्यू देने के लिए? आंसर इज नो, रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट ऑल्सो कैनॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। हमने बात की थी डिविडेंड, डिविडेंड इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is paid in cash। सपोज इस साल शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था 500 रुपीज का, और कंपनी बोल रही है ना आपको ये 500 रुपीज कैश देने की जगह इसके जगह पर हम आपको क्या देते हैं? वी विल गिव यू बोनस शेयर।
क्या देंगे? बोनस शेयर, मतलब कैश नहीं दे पाएंगे, हम बोनस शेयर देंगे। चलेगा क्या? नहीं, आपका बोनस नहीं चलेगा। डिविडेंड के बदले में डिविडेंड ही मिलना चाहिए, आप बोनस नहीं दे सकते। बोनस तो आप अलग से दीजिए, ठीक है ना। तो डिविडेंड आपको कैश में ही मिलना चाहिए, और बोनस शेयर तो आपको अलग में अलग से देना पड़ेगा। आप डिविडेंड के बदले बोनस इशू नहीं कर सकते। Once the announcement for bonus share is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn, है ना। वो सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी अब उससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये भी इसी तरीके से, एक बार कंपनी ने अगर अनाउंस कर दिया कि हम बोनस इश्यू करने वाले हैं, तो उसके बाद इस अनाउंसमेंट से वो पीछे नहीं हट सकते, उनको ये बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर। जब भी बोनस की हम बात करते हैं, हमने देखा था कि जो शेयर का प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल शेयर 10 रुपीज का है, तो हम उसे इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, है ना। जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी होती है, वो हमने 5 रुपीज कलेक्ट कर ली। फिर अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करते हैं 3 रुपीज। फिर हमने फर्स्ट कॉल किया 1 रुपीज, सेकेंड कॉल किया 1 रुपी, और लास्ट में फाइनल कॉल किया, नहीं कंप्लीट हो गया ना, यहां तक ही कंप्लीट हो गया 10 रुपीज। तो सपोज हम अगर इस स्टेज पे हैं, तो शेयर क्या है अभी तक? पार्टली पेड। फुल्ली पेड कब होंगे? जब पूरा पैसा आ जाएगा। तो जब हम बोनस शेयर देते हैं ना, बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड होता है, पार्टली पेड नहीं होता, है ना। मतलब ऐसा माना जाता है या ऐसा एज्यूम किया जाता है कि बोनस शेयर का पूरा पैसा आ गया है, सो इट इज ऑलवेज फुल्ली पेड शेयर। shareholder cannot renounce, that is give away their bonus share to another person। जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर किसी और को नहीं दे सकते, मतलब रिनाउंस नहीं कर सकते। जैसा राइट इशू के केस में था, राइट इशू आप रिनाउंस कर सकते हैं, बट बोनस शेयर आप रिनाउंस नहीं कर सकते। जी, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। जैसा हमने राइट इशू के केस में देखा था कि कंपनी को 90% तक का क्या कलेक्ट करना था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कौन से केस में? कौन से केस में? राइट इशू के केस में। बट बोनस शेयर के केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, ठीक है ना। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो ये शेयर के लिए कोई ना बोलता नहीं है, सभी को ये शेयर दिया जाता है। So today we have completed IPO, initial public offer, FPO, further public offer, and then we have completed with right issue, and at the last bonus issue. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।